ये जो नेगेटिव सेंस में आलोचना के बारे में हम सोचते हैं, इसे हमें जेहन से निकालना होगा। आलोचना नेगेटिव चीज नहीं है, और मार्क्स के संदर्भ में तो आलोचना एकदम नेगेटिव चीज नहीं है, और खासतौर पर मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भ में तो आलोचना एकदम नेगेटिव चीज नहीं है। दूसरी एक चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो ये कि मार्क्स के संदर्भ में और एंगल्स के संदर्भ में, जो कि एक जमाने में प्लेखानोव ने रेखांकित की थी। प्लेखानोव ने मार्क्स की मृत्यु के 25 साल गुजरने के बाद, यानी 25वीं वर्षी पर एक बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखा था। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जॉर्ज प्लेखानोव जो है वो रूसी मार्क्सवाद के एक तरह से जनक थे। सोवियत संघ में जो लोग मार्क्सवाद के करीब आए, जो लोग कम्युनिस्ट बने, वे प्लेखानोव की किताबों को पढ़ के कम्युनिस्ट बने। और यह कहना ज़्यादा सही होगा कि मार्क्स एंगल्स के बाद में लिटरेचर के क्षेत्र में प्लेखानोव पहले सबसे बड़े आलोचक हैं। अफसोस की बात है कि हिंदी की आलोचना में प्लेखानोव की चर्चा तकरीबन नहीं मिलती, प्लेखानोव का जिक्र तकरीबन नहीं मिलता। कहीं गाए बगाए मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन प्लेखानोव की बातें हम लोग नहीं करते, क्योंकि प्लेखानोव एक ऐसे मार्क्सवादी आलोचक थे जिनकी किताबें पढ़ने के लिए लेनिन रिकमेंड किया करते थे। उस जमाने की बोल्शेविक पार्टी रिकमेंड किया करती थी, अगर कम्युनिस्ट बनना है तो प्लेखानोव की किताबें पढ़ो। प्लेखानोव उन मार्क्सवादियों में से थे जिन्होंने के सोवियत संघ में रेवोल्यूशन का विरोध किया। जब लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ की संसद में क्रांति के और पक्ष और विपक्ष में वोट पड़ने का समय आया, तो प्लेखानोव जो कि रूसी मार्क्सवाद के जनक माने जाते हैं, उन्होंने सोवियत संघ की अक्टूबर रेवोल्यूशन के प्रस्ताव का विरोध किया था और कहा था कि यह क्रांति नहीं है, बल्कि इससे पार्टी की डिक्टेटरशिप स्थापित होगी और वह जनता के जनतांत्रिक अधिकारों का हनन करेगी। 60 साल बाद प्लेखानोव की बात सच साबित हुई। सोवियत संघ की संसद ने यूनानिमसली माना जो बात सबसे पहले प्लेखानोव ने कही थी, और प्लेखानोव इसके वजह से बोल्शेविक की बजाय मेंशेविक कहलाए। तो वो उस प्लेखानोव ने जिसका के जिक्र जनरली लोग नहीं करते, उस प्लेखानोव को हिस्ट्री ने सही साबित किया, लेनिन को गलत साबित किया। तो जब हम लोग आलोचना की बात करें और खासतौर पर साहित्य की आलोचना की बात करें, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि प्लेखानोव से सीखने लायक है। तो प्लेखानोव ने मार्क्स की 25वीं वर्षी पर जो कहा, और वो आलोचना के संदर्भ में खासतौर पर महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जो मार्क्सवादी आलोचना में एक प्रॉब्लम है, जो कि पहले भी थी, मार्क्स के जमाने में भी थी, उसके बाद भी थी, अभी भी है, हिंदी में तो बहुत है। वो प्रवृत्ति क्या है कि मार्क्सवादी धारणाओं की पुनरावृत्ति बहुत करते हैं हम लोग। मार्क्स ने ऐसा लिखा, एंगल्स ने ऐसा लिखा, कम्युनिस्ट पार्टी के फला नेता ने ऐसा लिखा, फला मार्क्सवादी ने ऐसा लिखा। हम उदाहरण देके उनकी बातों को दोहराने का काम ज्यादा करते हैं। प्लेखानोव कहते हैं कि मार्क्सवादी विचारों की पुनरावृत्ति मार्क्सवादी आलोचना नहीं है, और हिंदी में यह काम बड़े स्केल पर हुआ है। तो आलोचना के लिए यह जरूरी है कि हम पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति से बचें। अगर हम पुनरावृत्ति करेंगे तो आलोचना का विलोम तैयार होगा। आलोचना का विलोम क्या है? आलोचना का विलोम है दमन। तो अगर आलोचना में पुनरावृत्ति होगी तो वह पुनरावृत्ति दमन की सृष्टि करेगी, यानी वह अभिव्यक्ति की आजादी के एकदम विपरीत जाएगी। और अगर आलोचना का विकास किया जाएगा, जो कि एकदम सृजनात्मक क्रिया है, यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आलोचना का मतलब यह है कि किसी भी मार्क्सवादी के पास, जैसा कि नोम चॉम्स्की से जब एक बार पूछा गया, तो नोम चॉम्स्की ने कहा कि मेरे लिए मार्क्सवाद का मतलब यह है
कि एक मार्क्सवादी के पास हमेशा विकल्प होने चाहिए, वो विकल्पों में सोचे, पुनरावृत्ति नहीं करेगा, उसके पास में हमेशा ऑप्शन होंगे। मार्क्स के पास में भी हमेशा ऑप्शन थे, एंगल्स के पास में भी हमेशा ऑप्शन थे। तो मार्क्सवाद क्या है? एक जर्मन पत्रकार ने मार्क्स से पूछा कि आप देख बहुत मोटी मोटी किताबें लिखी हैं आपने, और इतनी बड़ी बड़ी किताबें लिखी हैं, इनको समझना और इनको फिर लिखना अखबार में, उस पर बहुत मुश्किल, मैं आपके ऊपर लिखना चाहता हूं, आप मुझे एक छोटे से शब्द में बताइए कि मार्क्सवाद है क्या। तो कार्ल मार्क्स ने जो जवाब दिया वो आज भी रिलेवेंट है। कार्ल मार्क्स ने कहा था मार्क्सवाद का मतलब है स्वयं के खिलाफ संघर्ष। तो अगर हम मार्क्सवाद का विकास करना चाहते हैं, मार्क्सवादी आलोचना का विकास करना चाहते हैं, तो हम कितना स्वयं के प्रति क्रिटिकल होकर लिख सकते हैं। मसलन अगर हम भारतीय हैं, हम हिंदी भाषी हैं, तो हम कितना क्रिटिकली भारतीय समाज या हिंदी भाषी समाज या हिंदी साहित्य या हिंदी का जो हमारा प्रिय लेखक है जिस पर हम विचार करना चाहते हैं, उसके बारे में हम कितने क्रिटिकली होकर लिख सकते हैं। मार्क्सवाद के लिए आलोचना का मतलब अनालोचना नहीं है, और आलोचना का मतलब व्याख्या या पुनरावृत्ति नहीं है। एक और है जो मुश्किल है वो मुश्किल क्या है कि जो हिंदी की प्रगतिशील आलोचना लिखी गई है, मैं फिर प्लेखानोव को याद कर रहा हूं, प्लेखानोव को ही कोट कर रहा हूं आपके सामने। प्लेखानोव ने कहा था कि जो पुनरावृत्ति के आधार पर आलोचना लिखते रहे हैं वे अपने को मूवमेंट कहते हैं। हमारे यहां भी जो प्रगतिशील आंदोलन पदबंध का मार्क्सवादी आलोचना के लिए जिस तरह से इस्तेमाल हुआ, उसने भी ये एक स्थिति पैदा की कि उन्होंने अपने को मूवमेंट के साथ में नथी किया, मूवमेंट नाम दिया प्रगतिशील आंदोलन। सवाल यह कि प्रगतिशील आंदोलन में कितनी आलोचना क्रिएटिव है, कितनी पुनरावृत्ति मूलक है और कितनी अनालोचनात्मक है। प्लेखानोव कहते हैं कि आलोचना को मूवमेंट कहने से बचना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो रिवाज है हिंदी में प्रगतिशील आलोचना को प्रगतिशील आंदोलन के साथ जोड़ने का। प्लेखानोव ने एक बहुत ही गंभीर पक्ष की तरफ ध्यान खींचा है कि जब आप मार्क्सवादी आलोचना को मूवमेंट कहेंगे तो वह प्रतिगामी दिशा ग्रहण कर सकती है। मुझे यहां पर सिर्फ एक संदर्भ याद आ रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ का विघटन। 1936 में जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जिन उद्देश्यों के लिए हुई, जिन लक्ष्यों के लिए हुई, वे लक्ष्य और उद्देश्य पूरे ही नहीं हुए, उसके पहले ही प्रगतिशील लेखक संघ का विघटन हो गया और प्रगतिशील लेखक संघ बंद कर दिया गया। 1952-53 तक आते आते प्रगतिशील लेखक संघ का समापन घोषित कर दिया गया, और उसका क्लाइमैक्स था कि अधिकतर लोग मार्क्सवाद के दायरे को छोड़कर चले गए, साहित्य के दायरे को छोड़कर उन्होंने दूसरे दायरे ग्रहण कर लिए। तो प्लेखानोव भारत के संदर्भ में भी सही साबित हुए कि अगर आप आलोचना को मूवमेंट बना देंगे तो उसके प्रतिगामी दिशा में जाने की संभावनाएं प्रबल हैं। जो मार्क्सवादी आलोचना है वह किसी भी तरह से उसे प्रगतिशील मूवमेंट के तौर पर चिन्हित नहीं किया जाना चाहिए। एक अन्य चीज वो ये कि आलोचना का काम यह है कि वह क्रिटिकल माइंड तैयार करे, क्रिटिकल दिमाग तैयार करे, आलोचनात्मक विवेक या बुद्धि को तैयार करे। आलोचना अगर क्रिटिकल माइंड या क्रिटिकल बुद्धि को तैयार करेगी तो वह रियलिटी को आकर्षित करेगी, और जो रियलिटी में लोग हैं वे भी उसकी तरफ आकर्षित होंगे। हमारे यहां उल्टा है मामला। हमारे यहां जो प्रगतिशील आलोचना है वो रियलिटी को आकर्षित नहीं करती और न रियलिटी उसकी तरफ आकर्षित होती है। तो प्रगतिशील आलोचना
में जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वे इस बात पर विचार करें, और खासतौर पर हिंदी के जो मार्क्सवादी आलोचक हैं वे विचार करें कि हिंदी की जो मार्क्सवादी आलोचना है वह रियलिटी से क्यों कट ऑफ हो गई, उसका क्यों संबंध विच्छेद हो गया, और उसका उत्तर सिर्फ प्लेखानों के यहां मिलेगा। क्योंकि रियलिटी की आलोचनात्मक मीमांसा के लिए क्रिटिकल माइंड बेहद जरूरी है, और क्रिटिकल माइंड की पहली शर्त है कि वह पुनरावृत्ति के और जो कुछ कहा गया उसको हूबहू पेश करने की आदत से बचे। लेकिन हिंदी की आलोचना में ये बाधा है। एक अन्य चीज है जो कि इस आलोचना के जो प्रारंभिक बिंदु हैं जिन पर ध्यान देने के पहले बहुत दिमाग में रखनी जरूरी है, वो ये कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्क्स एंगल्स इररिलेवेंट हो गए। हमारी व्यक्तिगत राय, मार्क्स एंगल्स इररिलेवेंट नहीं हुए, अप्रासंगिक नहीं हुए। उसका एक बड़ा कारण बता रहा हूं। बड़ा कारण यह है कि मार्क्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण धारणा दी थी, और धारणा यह दी थी कि ये जो पूंजीवादी विकास है, मार्क्स की पूरे लेखन का संदर्भ था पूंजीवादी विकास की प्रक्रिया और पूंजीवाद का पूरा सिस्टम, उसको दिमाग में रख के उन्होंने सारी धारणाएं अपनी निर्मित की थी। मार्क्स की बुनियादी धारणा ये थी कि पूंजीवाद का विकास मजदूर वर्ग के जीवन में सिर्फ निरंतर पामाली पैदा करेगा, गरीबी पैदा करेगा। ये जो एक सामान्य सा और बुनियादी विचार है, ये बुनियादी विचार आज भी रिलेवेंट है। ये अमेरिका की यहां ये सच साबित हुआ, ये जर्मनी में सच साबित हुआ, ये ब्रिटेन में सच साबित हुआ, ये भारत के संदर्भ में भी सच साबित हुआ। हिस्टोरिकली पिछले 200 साल में अगर आप देखें, आप ये देखिए कि मजदूरों की आमदनी, मजदूरों में गरीबी घटी या बढ़ी, मजदूरों की आर्थिक अवस्था अच्छी हुई या बेहतर हुई, बुरी हुई। तो जो लोग ये कहते हैं कि मार्क्स अप्रासंगिक हो गए हैं, उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछा जाना चाहिए, मार्क्स ने एक बुनियादी प्रश्न खड़ा किया था जिस पर कि सारी की सारी मार्क्स की धारणाओं का विकास हुआ। वह यह था कि पूंजीपति और मजदूर के रिलेशंस में, पूंजीपति और मजदूर के अंतर विरोध में मजदूर क्रमशः गरीब और अति गरीब होता चला जाएगा। एक अन्य चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज, ये जो अभी तक की जितनी भी डिबेट हमारे बीच में रही है मार्क्सवाद को लेके, मार्क्सवादी आलोचना को लेके, ये सारी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और प्रिंट रिवॉल्यूशन के संदर्भ में विकसित हुई डिबेट है। हिंदी में भी जितने लोगों ने लिखा है, जिनका कि मैंने नाम भी आपको, रामविलास शर्मा हो, चाहे वो शिव कुमार मिश्र हो, या मैनेयर पांडे हो, नामवर सिंह हो, और दूसरे लोग हों, मुक्तिबोध हों, क्या प्रिंट टेक्नोलॉजी के या पुराने कैपिटलिज्म के संदर्भ के आधार पर आज कार्ल मार्क्स को पढ़ा जा सकता है? नहीं पढ़ा जा सकता। कार्ल मार्क्स को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आपके पास में आज का संदर्भ हो कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म के वर्तमान के संदर्भ में ही आप मार्क्स एंगल्स की धारणाओं को पुनर्व्याख्यायित और पुनर्विश्लेषित कर सकते हैं। हमने ये मान लिया था कि सोवियत संघ और उसके साथ जुड़े हुए समाजवादी देशों के विघटन के बाद तेजी से सारी दुनिया में समाजवाद खत्म हो चुका था, बिखर गया था, सत्ताएं बदल चुकी थी। सारी दुनिया को कन्विंस कर दिया गया कि मार्क्सवाद अब एकदम अप्रासंगिक है, अब मार्क्सवाद कहीं नहीं पढ़ा जाता। इस बीच में एक नया डेवलपमेंट हुआ, वो ये कि इंटरनेट आया और कंप्यूटर आया, और कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया पूरी दुनिया में। और कंप्यूटर रेवोल्यूशन के आने के बाद मार्क्स एंगल्स का संदर्भ बुनियादी तौर पर बदल चुका है। आज जो भी बातचीत होगी
अब जो भी बातचीत होगी मार्क्स एंगल्स के बारे में या मार्क्सिज्म के बारे में, वो डिजिटल कैपिटलिज्म के परिप्रेक्ष्य में ही बातचीत होगी, या ये जो लेट कैपिटलिज्म आया है इसके परिप्रेक्ष्य में बातचीत होगी। सवाल यह कि 2008-9 में जब अमेरिका में सबसे ज्यादा और दुनिया में सबसे ज्यादा मंदी आई, अमेरिका एकदम तबाह हो गया। अमेरिका में लोगों को देने के लिए कुछ नहीं था, यहां तक कि तनख्वाहें नहीं थी, पैसे नहीं थे। दो देशों ने सबसे ज्यादा अमेरिका की मदद की उस तबाही में। वो दो देश कौन से थे? एक था चीन और एक था भारत। कल्पना कीजिए, अमेरिका को मंदी से उबारने में कौन मदद कर रहा है? चीन और भारत। अमेरिका की रिजर्व बैंक के 80% शेयर चाइना ने खरीदे और 20% शेयर इंडिया ने खरीदे, और इससे उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिला। सिर्फ एक संदर्भ बता रहा हूं मैं, और वो बुर्जुआ संदर्भ बता रहा हूं जानबूझ के। स्थिति आज ये है कि जब ये अमेरिका में बहुत तेजी से तबाही मची और मंदी आई और करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, ये जो कोरोना की मंदी है और बेकारी है, इससे ज्यादा भयानक तबाही बची थी उस समय। तो उस समय टाइम मैगजीन ने 2 फरवरी 2009 को कवर स्टोरी छापी कार्ल मार्क्स के ऊपर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये। और कवर स्टोरी में जो शीर्षक दिया, जो आवरण कथा थी उसका शीर्षक दिया, और वो शीर्षक एक था कि आज मार्क्स क्या सोचते। और इस कवर स्टोरी के लेखक ने कैपिटलिज्म के संरक्षक के तौर पर, कैपिटलिज्म की बेहतर व्याख्या और बेहतर समझ को बनाने के तौर पर कार्ल मार्क्स को एक आइडियल थिंकर के तौर पर पेश किया। सारी दुनिया में 2008 की मंदी के बाद सारी दुनिया में कार्ल मार्क्स की रचनाएं खोज खोज के पढ़ी जाने लगी। टाइम मैगजीन ने लिखा, हमें मार्क्स पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। हमें सोचने की जरूरत है कि मार्क्सवाद के जरिए पूंजीवाद की कैसे रक्षा की जाए, क्योंकि कार्ल मार्क्स पूंजीवादी सिस्टम के सबसे बड़े आलोचक थे। आज उनसे सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। अब सवाल यह कि क्या हम लोग, भारत के लोग, लेट कैपिटलिज्म के जो डिजिटल संदर्भ है, इंटरनेट का संदर्भ है, कंप्यूटर क्रांति का संदर्भ है, क्या इसके संदर्भ में कार्ल मार्क्स की पुनर्व्याख्या करने के लिए तैयार हैं या उसकी पुनर्व्याख्या कर रहे हैं? अभी तक तो हमारे सामने नहीं आई है। मेरे अलावा किसी ने नहीं लिखा। मैंने अकेले लिखा कि चाइना में जो चेंज हुआ, जिसको कि हम लोग आज एक विकास के एक मॉडल के तौर पर देखते हैं, वो चाइना के चेंज को आप समाजवाद के परिप्रेक्ष्य से देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मैंने किताब लिखी पूरी। तो मैं जो एक बहुत ही छोटी सी चीज जो मेंशन करना चाहता हूं, बहुत जरूरी चीज, कि आज के संदर्भ में, यानी डिजिटल कैपिटलिज्म के संदर्भ में, मार्क्स एंगल्स को पुनर्व्याख्यायित करके पढ़ने की जरूरत है। दूसरी एक चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मार्क्सवादी आलोचना से एकदम गायब रही है, मैं तो लगातार किताबें ही लिखता रहा हूं इस मसले पर, लेकिन ये गायब रही है ये चीज, जिसे कि मैं मेंशन करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ तमाम पढ़े लिखे लोग, शिक्षित हमारे प्रोफेसर लोग मौजूद हैं। वो ये कि कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्र संबंधी दृष्टिकोण, राजनीति संबंधी दृष्टिकोण, कार्ल मार्क्स के संस्कृति संबंधी दृष्टिकोण की आपको खूब विवेचना मिलेगी, लेकिन कार्ल मार्क्स के कम्युनिकेशन से जुड़े हुए दृष्टिकोण के बारे में कम से कम बातचीत मिलेगी, या तो बातचीत है ही नहीं।
डिजिटल युग को आप कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के बिना समझ नहीं सकते। तो कार्ल मार्क्स के जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो विचार है वो ज्यादा मूल्यवान विचार है और आज ज्यादा और भी हमारी मदद करते हैं इस कैप्लिन को समझने में, और कम्युनिकेशन ने जो बहुत सारी समस्याएं खड़ी की हैं उन समस्याओं को समझने में। तो मार्क्सवाद पर जब बात होगी, मार्क्सवादी आलोचना पर जब बात होगी, तो हमारे यहां कम्युनिकेशन एकदम अधूरा पक्ष है, एकदम अछूता पक्ष है। हिंदी में एकमात्र एक निबंध डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है कम्युनिकेशन के सवाल पर। बॉम्बे में कोई सेमिनार था, उस सेमिनार में उन्होंने एक पर्चा लिखा, वो भाषण पढ़ के ले गए थे। वो उनके ये संकलित निबंध आए हैं, इनमें नहीं है, वो जो किताबें आई हैं वो एक मैगजीन में छपा है मध्य प्रदेश से। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि मैंने कहा कि सर ये बताइए कि आपने तो कम्युनिकेशन पे कभी लिखा नहीं, आप तो बोलते नहीं है, कम्युनिकेशन पे अचानक आपने भाषण कैसे दिया? तो वो लेख मेरे सामने था। तो उन्होंने कहा कि मैं लिख के ले गया था और लिख के ही पढ़ा मैंने। हमारे यहां रामविलास शर्मा ने कई दर्जन किताबें लिखी हैं मार्क्सवाद पर। शिव कुमार जी ने अनेक किताबें लिखी हैं। मैनेर पांडे ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, लेकिन कम्युनिकेशन कहीं नहीं आता। और नामवर जी के सारी रचनाओं में एकमात्र निबंध है जो कि उन्होंने रेमंड विलियम्स की जो कम्युनिकेशन संबंधी धारणाएं उनको दिमाग में रख के उन्होंने वो अपना वक्तव्य तैयार किया था, लेकिन वह उनकी रचनाओं में सामने अभी तक नहीं आया है। कारण वही है क्योंकि कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज आपके सिस्टम का, आपकी संस्कृति का, आपकी राजनीति का, हर चीज का एक बड़ा निर्धारक एलिमेंट कम्युनिकेशन है। तो सारी दुनिया में लोग नए सिरे से मार्क्स के अर्थशास्त्र संबंधी दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं और मार्क्स के कम्युनिकेशन संबंधी दृष्टिकोण पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और ये हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए और सीखना चाहिए। मैंने तो अपनी जो पुस्तक लिखी थी शुरू में, मीडिया की पहली पुस्तक जो लिखी थी, वो मैंने इसी दृष्टिकोण से ही लिखी थी। उसमें मार्क्सवादियों को ही आधार बना के वो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो भूमिका लिखी थी मैंने, पत्रकारिता के इतिहास की भूमिका, वो इसी दृष्टिकोण से ही लिखी थी। तो मेरा कहना यह है कि कार्ल मार्क्स पर बात करते समय, मार्क्सवादी आलोचना और बात करते समय डिजिटल कैपिटलिज्म और कम्युनिकेशन के संदर्भ को ध्यान में रखा जाना चाहिए। एक अन्य चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं मैं आपको, चूंकि आलोचना पर बात हो रही है तो ये बात तो उठनी चाहिए ना कि, और एक लेखा जोखा लिया जाना चाहिए कि हिंदी में सन 60 के बाद अब तक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कितनी सामग्री साहित्यिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, मार्क्स व एंगल्स की रचनाओं पर केंद्रित कितना लेखन प्रकाशित हुआ, और बाकी दुनिया के देशों में क्या स्थिति रही। हमारे यहां स्थिति यह है कि हमारे यहां जो लिटिल मैगजीन मूवमेंट है, जो लघु पत्रिका आंदोलन है, उस लघु पत्रिका आंदोलन में बहुत कम सामग्री मिलेगी जो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण पर केंद्रित हो, खासतौर मार्क्स एंगल्स की रचनाओं की नए सिरे से व्याख्या, पुनर्व्याख्या पर केंद्रित हो। हां, कुछ इश्यूज, कुछ पत्रिकाओं के स्पेशल इश्यूज जरूर निकले मार्क्स वगैरह पर। और सोवियत संघ के विघटन के बाद तो एकदम समाजवाद और मार्क्सवाद हमारे हिंदी पत्रिकाओं से एकदम ही गायब हो गया। सोवियत संघ जब तक था तब तक थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ छपता भी था, लेकिन पश्चिम की दुनिया में, यूरोप में, जहां की कहा गया कि मार्क्सवाद एकदम गायब हो चुका है और मार्क्सवाद को अब कोई नहीं पढ़ता, वहां के बारे में एक सर्वे मैंने आज आपकी वजह से ही मैंने नई तैयारी की और मैंने सोचा कि कुछ नई सूचनाएं आप लोगों को शेयर की जाएं। वो ये कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अनुभव है ये, क्योंकि ये जो 1968 का जो छात्र आंदोलन था फ्रांस का, उसने मार्क्सवाद की तरफ
सारी दुनिया के लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि उस आंदोलन को चलाने वाले जो लोग थे जिन्होंने सारी दुनिया को प्रभावित किया, वो फ्रांस का जो छात्र आंदोलन था, उस आंदोलन में मार्क्सवादियों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो एक हमारे सामने एक सर्वे है, बहुत ऑथेंटिक सर्वे है। वो सर्वे ये है कि 1968 से लेकर 1977 के बीच में सोशल साइंस की विभिन्न पत्रिकाओं में, जो बड़ी एस्टेब्लिश पत्रिकाएं हैं दुनिया की, उन पत्रिकाओं में 214 आर्टिकल मार्क्स, एंगल्स और मार्क्सिज्म पर केंद्रित प्रकाशित हुए। 1978 से लेकर 1987 के बीच में 366 आर्टिकल पब्लिश हुए। 1988 से लेकर 1997 के बीच में 239 आर्टिकल पब्लिश हुए। 1998 से लेकर 2007 के बीच में 156 आर्टिकल पब्लिश हुए और 2008 से लेकर 2013 के बीच में 269 आर्टिकल पब्लिश हुए। और भारत में आप प्रगतिशील पत्रिका आलोचना को उठाइए, आलोचना के जितने पहले वाले इशू और फिर बाद में जो रिवाइव होकर निकली वही इशू आप उठा के देखिए, उसमें मार्क्सवादी आलोचना पर केंद्रित, मार्क्स एंगल्स के दृष्टिकोण पर केंद्रित कितने आर्टिकल पब्लिश हुए। पहल पत्रिका को उठाइए, लिस्ट निकालिए, तद्भव को उठाइए, जो तमाम प्रगतिशील पत्रिकाएं हैं जो कि हिंदी में प्रगतिशीलता का दावा रखती हैं, उनको उठाइए और देखिए कि कितने आर्टिकल पब्लिश हुए। तब आपको पता चलेगा कि भारत में हिंदी कितनी पीछे है। और तो और लेखक संघ से जुड़ी हुई जो पत्रिकाएं हैं, प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ी हुई पत्रिका रही है वसुधा, जनवादी लेखक संघ से जुड़ी हुई पत्रिका रही है नया पथ, इनको उठाइए। अब आप इनमें देखिए कि मार्क्स एंगल्स की रचनाओं पर, मार्क्स एंगल्स की धारणाओं पर केंद्रित कितने लेख इनमें पब्लिश हुए। आपको गिनती के 10 आर्टिकल नहीं मिलेंगे। तो हिंदी की आलोचना की दशा यह है कि हमारे यहां जो लोग, जिनके ऊपर दायित्व है, जिनके संपादक मंडल में संपादक जो है मार्क्सवादी होने का दावा करते हैं, उनकी पत्रिकाओं में पूरे के पूरे अब तक के रिकॉर्ड में 10 मार्क्सवाद पर केंद्रित थ्योरेटिकल आर्टिकल नहीं मिलेंगे। मार्क्सवाद का विकास कैसे होगा हिंदी भाषी क्षेत्र में? मार्क्सवाद का विकास कैसे होगा इंटेलेक्चुअल्स में? खाली लेखक संघ की सदस्यता से, खाली यह कहने से कि हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, इससे? अरे और तो और छोड़ दीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो पत्रिकाएं हैं, उनमें मिनिमम सामग्री पब्लिश हुई है जो कि मार्क्स एंगल्स के सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर केंद्रित हो और उसका मूल्यांकन करने वाली हो। अब मैं एक अन्य पहलू की ओर, और जो कि मार्क्सवादी आलोचना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वो ये कि जो लगातार हम लोग लिखते रहे हैं, बोलते भी रहे हैं हम लोग, हम एक चीज कह के इसको हम थोड़ा सा, इस कम्युनिकेशन वाले पहलू को हम समाप्त करना चाहते हैं। वो ये कि हिंदी में एक हिस्सा है जो कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण से बौद्धिलार्थ का, मैक्लुहान का, बोर्दियो का, इनका इस्तेमाल करता है। हम विनम्रता से कहना चाहते हैं कि मार्क्स की कम्युनिकेशन संबंधी जो धारणाएं हैं वे बौद्धिलार्थ, मैक्लुहान, इनके दृष्टिकोण को एक सिरे से खारिज करती हैं। इसलिए अगर हमें मार्क्सवादी आलोचना का विकास करना है तो मार्क्स की जो कम्युनिकेशन संबंधी धारणाएं, उनके साथ जोड़कर मार्क्सवादी आलोचना का विकास किया जाना चाहिए। और ये जो विकास की प्रक्रिया, ये एक तरफा नहीं है, ये मतलब मल्टी डायमेंशनल है। अब मैं इसके एक थ्योरेटिकल पक्ष, क्योंकि ये जो रिलेवेंस का हिस्सा है, मैंने ये अभी थोड़ा समय दिया आपको।
मैं इसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, जो बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, उसके एक दो पहलू, क्योंकि समय मेरे पास वही 1.5 घंटा है। एक पुरानी डिबेट है दर्शन की, वो ये है कि विचार से विचार पैदा होता है या पदार्थ से विचार पैदा होता है। हम लोगों में, अधिकतर लोगों की धारणा यह है कि हम लोग ये मानते रहे हैं कि विचार से विचार पैदा होता है। हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि पदार्थ से विचार पैदा होता है। इसलिए हम जब कहानी की बात करते हैं तो कहानी से कहानी निकलती दिखाई देती है, उपन्यास से उपन्यास निकलता दिखाई देता है, आलोचना से आलोचना का विकास दिखाई देता है। हम कभी उसे भौतिक परिस्थितियों के साथ में रिलेट करके देखते ही नहीं है। यह समस्या मार्क्स के समय में भी थी। मार्क्स ने जब लिखना शुरू किया तो उस समय भी यह समस्या थी। ऐसे लोग मानने वाले थे कि विचार से विचार पैदा होता है, पदार्थ से विचार पैदा नहीं होता। सो मार्क्स का जो सबसे बड़ा हस्तक्षेप था और कंट्रीब्यूशन था, वो ये था कि उन्होंने, पहले भी ऐसे लोग थे जो कि पदार्थ और विचार के अंतर संबंध पे पदार्थ की महत्ता पर जोर देते थे। उसका एक ट्रेडिशन है, हर देश में ट्रेडिशन है, यूरोप में भी ट्रेडिशन है, भारत में भी ट्रेडिशन है। मार्क्स का कंट्रीब्यूशन यह था कि ये जो ट्रेडिशन में जो चीज हाशिए पर थी कि सामाजिक अस्तित्व सामाजिक चेतना का निर्धारण करता है, इस चीज को मार्क्स ने केंद्र में स्थापित किया। यह चीज हाशिए पर थी। और दूसरी चीज जो मार्क्स ने स्थापित की, जिसकी वजह से मार्क्स आज भी जनप्रिय है, वो ये कि उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि आप व्याख्या कैसे करते हैं। तो मार्क्स ने कहा कि अब तक, फायरबाख की आलोचना करते समय उन्होंने कहा कि अब तक दुनिया के दार्शनिकों ने इस संसार की तरह तरह से व्याख्या तो की है। सवाल व्याख्या का नहीं है, सवाल यह है कि इसे बदला कैसे जाए। तो मार्क्स ने सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक चेतना के अंतर संबंध के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को जोड़ा, और यह एक बुनियादी नई चीज थी जो पहले कभी, पिछले 2000 वर्ष में कभी किसी भी दार्शनिक ने यह चीज उठाई नहीं थी। तो हम जो लिखते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम मार्क्सवादी हैं, उन मार्क्सवादियों के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वे लिखने के लिए या व्याख्या के लिए न लिखें, आलोचना के लिए आलोचना न करें, बल्कि लक्ष्य ये होना चाहिए चीजों को बदला कैसे जाए। तो मार्क्सवाद है क्या? मार्क्सवाद विश्व दृष्टिकोण है और जीवन को बदलने का नजरिया है। वो खाली एक बहस की चीज नहीं है। मार्क्स सही थे या गलत थे, ये निर्णय करके आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मार्क्स ने जो सवाल खड़ा किया था फायरबाख की आलोचना करते समय, वह बुनियादी सवाल यही था कि अब तक दुनिया के दार्शनिकों ने इस संसार की तरह तरह से व्याख्या तो की है, सवाल यह है कि इस दुनिया को बदला कैसे जाए। तो मार्क्सवादी आलोचना का प्रस्थान बिंदु है ट्रांसफॉर्मेशन, हिंदी में जैसे कहते हैं रूपांतरण। मार्क्सवादी आलोचक जब किसी रचना का अध्ययन करता है तो वह यह देखता है कि रूपांतरण क्या हुआ, क्या चीज बदली, उसकी परिवर्तन पर नजर होती है, उसकी उस पर नजर नहीं होती जहां से वो शुरू हुआ है। मसलन अगर मैं एक दलित के बारे में बात करूं, मैं एक ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में बात करूं, तो मेरी नजर किस पर होगी? मैं उसके परिवर्तित रूप को देखूं या मैं उसके अस्तित्व के जो जहां से वो शुरुआत की थी उसे देखूं? मार्क्सवादी के लिए रूपांतरण वाली अवस्था बहुत महत्वपूर्ण होगी। वह बदला कैसे, उसमें क्या बदलाव आया, उसकी आइडेंटिटी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई। तो जब मार्क्सवादी आलोचना का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है जिसे मैं चाहूंगा कि आप लोग सुने। मार्क्स की बहुत महत्वपूर्ण किताब है राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना में योगदान। उस
पुस्तक में उन्होंने लिखा है, कोट, अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं जो अपरिहार्य एवं उनकी इच्छा से स्वतंत्र होते हैं। उत्पादन के ये संबंध उत्पादन की भौतिक शक्तियों के विकास की एक निश्चित मंजिल के अनुरूप होते हैं। इन उत्पादन संबंधों का पूर्ण योग ही समाज का आर्थिक ढांचा है। वह असली बुनियाद है जिस पर कानून और राजनीति का ऊपरी ढांचा खड़ा होता है और जिसके अनुकूल ही सामाजिक चेतना के निश्चित रूप होते हैं। अनकोट। यानी जब आप किसी भी दौर के लेखक के बारे में बात करें, किसी भी दौर के लेखक की रचना का मूल्यांकन करें, अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि हम जब भी मूल्यांकन करने जाते हैं तो देखते हैं, अच्छा ये थापा है, ये चतुर्वेदी है, ये चमार है, ये पासी है, ये पासवान है। यानी अब जाति पहले आती है, या फिर ये अब जो दूसरे लोग आए उनके यहाँ धर्म पहले आता है, तो वो क्रिश्चियन है या हिंदू है या मुसलमान है। जी नहीं, रचना के मूल्यांकन और रचनाकार के मूल्यांकन के लिए बेहद जरूरी है कि हम ये जो पैमाने हैं इन पैमानों के बाहर निकलें और बाहर देखें, क्योंकि वे जो रचना लिखता है, कोई भी लेखक जो रचना लिखता है, वो रचना एक खास सामाजिक परिस्थितियों की और खास भौतिक संबंधों की उपज होती है। इसी संदर्भ में मार्क्स ने इस बात को रेखांकित किया था कि सामाजिक उत्पादन में मनुष्य ऐसे निश्चित संबंधों में बनते हैं, निश्चित संबंध हैं, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। जिसकी मध्यकाल की कंडीशन है उसकी मध्यकाल की ही कंडीशन है, उसे आप कैप्लिन की कंडीशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप तुलसीदास से उम्मीद नहीं कर सकते कि तुलसीदास ने क्रांति की बात क्यों नहीं कही। आप तुलसीदास से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उन्होंने दलित के सवाल को क्यों नहीं उठाया, क्योंकि वहां वो सवाल था ही नहीं, वो सवाल पैदा ही नहीं हुआ था, रेवोल्यूशन पैदा ही नहीं हुआ था, रेवोल्यूशन के बारे में सोचते ही नहीं थे, दलित मुक्ति का सपना वहां पैदा ही नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वह एक निश्चित आर्थिक संबंध की देन है। हम भी एक निश्चित आर्थिक संबंध की देन है और उसी के तहत हम सोचते हैं। एक अन्य चीज जिसको कि उन्होंने बाद में आगे रेखांकित किया, उसे मैं फिर कोट करना चाहता हूं आगे, वो ये कि भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली जीवन की आम सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक प्रक्रिया को निर्धारित करती है। मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उल्टे उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अनकोट। अब आप करते क्या हैं? ढोल गमार शूद्र पर सुनारी, ये पंक्ति खोज के अब आप तुलसीदास की चेतना का निर्धारण करना चाहते हैं। तुलसीदास की चेतना का निर्धारण ये पंक्तियां नहीं करती, बल्कि तुलसीदास का जो भौतिक अस्तित्व है, जिन सामाजिक संबंधों में तुलसीदास पैदा हुए और जी रहे थे, वे उनकी चेतना को निर्धारित करते हैं। तो सामान्य तौर पर बात करते समय हम बहुत सारे प्रगतिशील लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी भी रचना या रचनाकार पर बात करें तो हम ये देखें कि आखिर वह किस तरह की भौतिक कंडीशंस की देन है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो सामाजिक भौतिक उत्पादन की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि संस्कृति, राजनीति, धर्म, दर्शन, अर्थशास्त्री तमाम चीजें पैदा होती हैं, ये चीजें एक स्टेज में जन्म लेने के बाद वो भौतिक रूप से स्वायत्त हो जाती हैं। उन्हें आप किसी तरह से अपदस्थ नहीं कर सकते जब तक उनका विकल्प ना लेके आए। कोई विचार जब एक बार जन्म लेता है तो वो कुछ समय के बाद में वो एक मैटेरियल फोर्स बन जाता है, भौतिक शक्ति बन जाता है। आप उसको किसी तरीके से अपदस्थ नहीं कर सकते, वो जाएगा नहीं, आसानी से जाएगा नहीं। इसलिए संसार में जितने भी विचार आए
जितनी भी वस्तुएं आई वे गई नहीं। सोवियत संघ में 60 साल तक सोशलिस्ट सिस्टम रहा और वहां इस बात पर डिबेट हुई कि साहब जज को मिलोड कहते हैं, तो हमारे यहां तो नई व्यवस्था है, वो मिलोड जो है वो कैपिटलिज्म का शब्द था, तो हम जज को मिलोड की बजाय कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दे सकते। पूरा सिस्टम जानते हैं कसरत करके मर गया, लेकिन मिलोड को रिप्लेस नहीं कर पाया, क्योंकि एंगल्स ने बहुत पहले ये बात कहा था कि जब कोई विचार एक बार जन्म लेता है तो मैटेरियल फोर्स बन जाता है, वो जाता नहीं है। साइकिल आ गई, साइकिल की जगह हमारे पास में अब कार आ गई, तो साइकिल गायब थोड़ी हो गई, बल्कि साइकिल और ज्यादा सुंदर हो गई। कार के आने के बाद में साइकिल और तरह तरह से सुंदर हो गई, साइकिल और ज्यादा बिकने लगी। साइकिल जितनी पहले बिकती थी उससे ज्यादा साइकिल बिकने लगी। उसी तरह कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, हम इंटरनेट पर लिखने लगे, कंप्यूटर पर लिखने लगे, तो क्या पेन गायब हो गया? नहीं, पेन और ज्यादा सुंदर हो गया, और ज्यादा सस्ता हो गया, और ज्यादा बिकने लगा, और ज्यादा उसकी खपत बढ़ गई। कहा गया था ना, कंप्यूटर आएगा तो कागज की खपत खत्म हो जाएगी, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्क्स सही साबित हुए। मार्क्स ने कहा था कि जो चीज एक बार जन्म ले लेती है तो वह जाती नहीं है, वह भौतिक शक्ति बन जाती है। आज ऑफिसेज में कागज की खपत पहले से ज्यादा होती है कंप्यूटर के बावजूद। यह गलतफहमी है। तो मनुष्य उत्पादन और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया में पुरानी चीजों को एकदम रिजेक्ट नहीं करता, छोड़ता नहीं है, वो जाती नहीं है। पुरानी चीजें आपका पीछा नहीं छोड़ती। एक अन्य चीज और महत्वपूर्ण चीज, मार्क्सवादी आलोचना में एक वर्ग है पूरा जो कि ये मानता है कि भौतिकवादी पद्धति ही एकमात्र पद्धति है और भौतिकवादी पद्धति का आधार है अर्थशास्त्र, आर्थिक दृष्टिकोण। तो एंगल्स ने पॉल अर्न्स्ट को एक पत्र लिखा था 5 जून 1890 को। पॉल अर्न्स्ट को यह पत्र लिखते समय उन्होंने लिखा, कोट, अगर कोई भौतिकवादी पद्धति की इतिहास के अनुसंधान में अपने एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे बने बनाए सांचे के रूप में इस्तेमाल करता है जिसके अनुसार इतिहास के तथ्यों को मनमानी शक्ल दे सके, तो वह इस पद्धति को इससे ठीक उल्टी पद्धति में बदल देता है। हमारे यहाँ होता है ना, मार्क्स ने आधार और अधरचना के, बेस और सुपर स्ट्रक्चर के रिलेशन की बात की, तो उसमें मार्क्स ने ये कहा कि इसमें आधार का जो संबंध है वो बुनियादी संबंध है और वो बुनियादी कारक है। मार्क्स ने जिस समय ये बात कही थी, आर्थिक संबंध बुनियादी कारक होते हैं, उस समय मार्क्स के जमाने में लोग मार्क्स की इस धारणा को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे अर्थशास्त्री थे, उनको मनवाने के लिए मार्क्स ने रिपीटेडली इसको हाईलाइट किया। लेकिन मार्क्स ने इस बात को कहा कि हमारी वो मजबूरी थी, हमने हाईलाइट किया, लेकिन हमारा ये कहना है कि जो अधरचना के दूसरे रूप हैं वे भी अर्थव्यवस्था को या आर्थिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। सिर्फ आर्थिक संबंध ही राजनीति को प्रभावित नहीं करते, संस्कृति को प्रभावित नहीं करते, बल्कि पलट के संस्कृति, राजनीति, दूसरी चीजें भी प्रभावित करती हैं। एक और चीज है, कैसे प्रभावित करती हैं वो इसे समझने की जरूरत है थोड़ा सा। सोवियत संघ में तो समाजवाद आ गया था और कैपिटलिज्म गायब हो गया था। व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के शोषण का खात्मा कर दिया गया था ऑफिशियली। लेकिन फिर अचानक कैपिटलिज्म पैदा कैसे हो गया? सोवियत संघ गायब कैसे हो गया? सोवियत संघ में से समाजवाद गायब कैसे हो गया? सोवियत संघ में कोई प्रतिक्रांतिकारी साहित्य नहीं पढ़ाया जाता था। सोवियत संघ में हर व्यक्ति के पास में सिर्फ समाजवादी साहित्य पहुंचता था, समाजवादी किताबें पहुंचती थी, हर आदमी के पास खाने की सुविधा थी, नौकरी थी, 3-3 किलो हर बच्चे को दूध मिलता था पीने के लिए, फ्री एजुकेशन, फ्री एकोमोडेशन, नौकरी। इसकी गारंटी के बावजूद समाजवाद कोलैप्स कर गया। क्यों?
मैं लौटना चाहूंगा वो प्लेखानोव की बात की ओर। प्लेखानोव ने कहा था कि अगर आपने इसे एक सांचे के तौर पर इस्तेमाल किया, पुनरावृत्ति के तौर पर इस्तेमाल किया, यांत्रिक तौर पर इस्तेमाल किया, तो आप तय मानिए इससे क्रांति नहीं होगी, समाज नहीं बदलेगा। प्लेखानोव सही साबित हुए। कैपिटलिज्म लौट आया और वर्स्ट किस्म का कैपिटलिज्म लौट के आया। ऐसा थर्ड ग्रेड कैपिटलिज्म लौट के आया जिसे हम लोग लुम्पेन कैपिटलिज्म कहते हैं, जिसे वो लोग कहते हैं ना क्रॉनिक कैपिटलिज्म। वो क्रॉनिक कैपिटलिज्म लौट के आया हुआ। अब सोचिए समाजवाद से कहां गिरे आप, सीधे क्रॉनिक कैपिटलिज्म में। कौन लोग हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के सीट्स पर रहे? वहां सोवियत संघ में किसी भी राज्य में, अब जो अलग अलग देश में वो कन्वर्ट हो चुका है, 10-11 देशों में कन्वर्ट हो चुका है वो देश, वहां जितने भी शासक हैं वो एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी के सब टॉप लीडर्स थे। सारे लोग समाजवाद को तिलांजलि दे चुके हैं। कोई समाजवाद का नाम लेना पसंद नहीं करता। एंगल्स की जो बात मैंने अभी रिपीट की कि अगर आप भौतिकवादी पद्धति के तौर पर एक बने बनाए सांचे के तौर पर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका विलोम रचेंगे। तो सोवियत संघ में एक बने बनाए सांचे के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि क्या होना चाहिए, सर्वहारा की तानाशाही, सर्वहारा का नेतृत्व हर जगह होना चाहिए। तो वहां एमए की क्लास में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होता था वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही आता था, वो कभी सेकंड क्लास आ ही नहीं सकता था, क्योंकि नियम था सर्वहारा का नेतृत्व होना चाहिए। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो मेंबर है वो एमए में थर्ड क्लास कैसे आ सकता है, सेकंड क्लास कैसे आ सकता है? तो वो हमेशा फर्स्ट ही आता था, चाहे वो गधा हो, क्योंकि आपने एक बने बनाए सांचे के तौर पर उसका टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक इस्तेमाल किया। सत्ता मजदूरों की, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन, गोरबाचोव का टीचर जो था उस टीचर को पुलिस पकड़ ले गई जिसने गोरबाचोव को पढ़ाया था। गोरबाचोव उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कम्युनिस्ट पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति। गोरबाचोव ने पूरी कोशिश की कि अपने गुरुजी को छुड़ा लें, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। तो गोरबाचोव ने तय किया कि मैं इस सिस्टम को ऊपर से तोड़ूंगा, ये तो बहुत भयानक सिस्टम है। अब आप सोचिए, यही बात एक जमाने में लेनिन का विरोध करते हुए प्लेखानोव ने कही थी कि यह कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटरशिप स्थापित करेगा और सोवियत संघ में जनतंत्र का विकास नहीं होगा, सर्वहारा का विकास नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान करेगा ये। वही चीज एंगल्स अपने तरीके से कहते हैं कि आप इसे एक बने बनाए सांचे के तौर पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप भौतिकवाद का विलोम तैयार करेंगे, मार्क्सवाद का विलोम तैयार करेंगे। तो हमारे यहां तो ऐसे लोग हैं जो कि किताब में जैसा पढ़ा गया है, मार्क्सवाद बताया गया है, वैसा ही इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज, उसका एक बहुत ही टिपिकल उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जो मार्क्सवादी हैं उनमें अधिकतर मार्क्सवादियों में ये बीमारी है, वो ये मानते हैं कि मार्क्सवाद का मतलब ये होता है नास्तिक। मार्क्सवाद का मतलब ये होता है धर्म का नाश, धर्म को नष्ट करना। और ये चीज बड़े सुसंगत ढंग से सोवियत संघ में लागू की गई धर्म के खिलाफ में, जबकि मार्क्स के यहां यह धारणा है ही नहीं। मार्क्स के यहां धारणा यह है कि धर्म का नाश नहीं, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो मार्क्सिस्ट है, उसके यहां धर्म के नाश की कल्पना नहीं की गई है, बल्कि यह कल्पना की गई है धर्म रहे लेकिन धर्म के नाम पर जनता उन्मादित या उद्वेलित न हो। धर्मनिरपेक्ष कौन, धर्मनिरपेक्ष समाज कौन सा जिसमें कि धर्म के नाम पर जनता उन्मादित और उद्वेलित न हो? इसके लिए धर्म को इवॉलिश करने की जरूरत नहीं है। तो वहां धर्म को इवॉलिश किया गया और उसका परिणाम निकला, सीधे परिणाम निकला जो कि हमारे सामने सोवियत संघ में। एक अन्य पहलू जो कि इस आधार और अधरचना के संबंध से भिन्न पहलू, जिस पर के बहुत बातचीत होती है हिंदी की आलोचना में, जिसे हम लोग रूप और अंतर वस्तु की बहस के तौर पर जानते हैं। रूप और अंतर वस्तु की बहस में ये बात रेखांकित की गई कि रूप की अपनी कोई स्वायत्तता नहीं होती, बल्कि हर वस्तु अपना एक फॉर्म लेकर आती है।
और ये रूप और अंतर वस्तु का संबंध 3 स्तरों पर अपनी अंतर क्रियाएं संपन्न करता है। पहला यह कि तत्व के लिए संघर्ष, दूसरा यह अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने का संघर्ष, और तीसरा दृष्टि विकास का संघर्ष। ये 3 स्तर पर रूप और अंतर वस्तु की अंतर क्रियाएं चलती हैं। तत्व के लिए संघर्ष का बहुत गहरा संबंध है मानव जीवन की वास्तविकता का आधिकारिक सक्षम उद्घाटन करने की क्षमता या उसका अवलोकन करने की क्षमता पैदा करना, या सामान्य भाषा में कहें कि आप अपने समाज को जितना गहराई से जान सकें उतना ही आप बेहतर तत्व के लिए संघर्ष कर सकते हैं या अपने लिए विषय वस्तु चुन सकते हैं। अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने का संघर्ष यह मूलतः चित्रण की सामर्थ्य से जुड़ा हुआ संघर्ष है, और जो तीसरा है दृष्टि के विकास का संघर्ष, यह मार्क्सवादी थ्योरी के विकास से जुड़ा हुआ संघर्ष है। यानी एक लेखक अपनी विश्व दृष्टि का किस तरह से विकास करता है, किस तरह से वास्तविक समस्याओं की व्याख्या करता है। यह त्रिविध संघर्ष है जो कि रूप और अंतर वस्तु के प्रसंग में चलता रहता है, और इस त्रिविध संघर्ष की तरफ ध्यान मुक्तिबोध ने भी खींचा है, शिव कुमार मिश्र ने भी खींचा है, और इसकी तरफ रामविलास शर्मा ने भी ध्यान खींचा है। अब सवाल यह है कि रूप और अंतर वस्तु के संघर्ष में आप वस्तु किसे मानते हैं? क्या वस्तु का मतलब विषय से है, सब्जेक्ट से है? तो मार्क्सवादियों की दृष्टिकोण से विषय जो है वो अपने आप में काव्य की वस्तु नहीं होता। मसलन तुलसीदास और वाल्मीकि के यहां विषय एक ही है, लेकिन काव्य वस्तु अलग अलग है। तो मार्क्सवादी आलोचना में जब रूप और अंतर वस्तु के सवाल पर विचार करें तो वस्तु और विषय इन दोनों के बीच में हम फर्क करके देखें। दूसरी चीज जिस पर के कायदे से ध्यान देने की जरूरत है वो ये कि कोई भी वस्तु जो लेखक देखता है उस वस्तु का उसके दिमागी ढांचे से, दिमागी संरचना से बहुत गहरा संबंध है। अगर वस्तु उसके दिमाग को स्पर्श नहीं करती, उद्वेलित नहीं करती, तो वो व्यक्त नहीं कर सकता। हमारे यहां जो हम बार बार कहते हैं ना कि फला आदमी बोल क्यों नहीं, अरे बोल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो अवलोकन नहीं कर रहा है। अवलोकन नहीं कर पा रहा है इसलिए उसके दिमाग का डिस्कनेक्ट हो गया है और वो इसीलिए वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो वस्तु का अवलोकन या सामाजिक जिंदगी को आप जितना गहराई से जानेंगे उतना ही आपका दिमाग उससे जुड़ेगा, आपकी बोलने की इच्छा करेगी, आप उद्वेलित होंगे या काव्याभिव्यक्ति के लिए आतुर होंगे। और ये जो कवि के जो दिमाग की जो प्रकृति है ये जीवन की उसकी कंडीशन से भी गहरे जुड़ी हुई है। वो खाली सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, उसकी कंडीशन की समस्या है। इसलिए मुक्तिबोध ने एक बात कही थी जो कि यहां उद्धृत करनी बहुत जरूरी है। मुक्तिबोध ने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि लेखक स्वतंत्र रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करे तो कोशिश होनी चाहिए कि उसे जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए समझौते न करने पड़े। हमारे यहां मुश्किल यह है कि लेखक को अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए जो समझौते करने पड़ते हैं उसके चलते वो फ्री एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता। सो विचारों की अभिव्यक्ति में जो सबसे पहली बाधा आती है वो ये जीवन में छोटे छोटे समझौते।
कि मैं बोलूंगा फला नाराज हो जाएगा, मैं लिखूंगा तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, मुझे वहां नहीं बुलाया जाएगा, वे लोग मेरे मित्र नहीं बनेंगे, वगैरह वगैरह। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति के रूपों को सीधे प्रभावित करती हैं और बाधित करती हैं। इस प्रसंग में एक अन्य चीज, मेरे पास अभी 15-20 मिनट हैं, थोड़ा प्रतिभागी संवाद भी करेंगे। मैं 2 मिनट में इसे मैं यहीं रोक के फिर बात करूंगा। हाँ, 5 मिनट और बात करेंगे। हाँ हाँ 5-10 मिनट। हाँ, मैं ये रूप और अंतर वस्तु के प्रश्न को मैं यहीं जस्ट छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, बिना इसके बात नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्म महत्वपूर्ण है, कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है। हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी एक की अवहेलना नहीं कर सकते इसमें। नहीं होगा सर, 5 मिनट में नहीं होगा। हाँ हो जाएगा। हाँ अरे 5 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। एक आखिरी पहलू है जिसे मैं मेंशन करना चाहता हूं, बहुत जरूरी पहलू है। वो ये है कि जो मार्क्सवादी आलोचना में आइडियोलॉजी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विचारधारा के सवाल को कैसे देखा जाए, विचारधारा में कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है, किन चीजों पर हमारी नजर रहनी चाहिए। अगर हम विचारधारा की बात करें तो क्या मार्क्सवाद एक विचारधारा है? जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि नहीं, मार्क्सवाद एक विचारधारा नहीं है, बल्कि वह एक विज्ञान है। और जब हम उसे विज्ञान कहते हैं तो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मार्क्स के पहले की जो विचारधाराएं थी और जो समाज था, उस समाज में ऊल जलूल कल्पनाएं बहुत थीं। जो पुरानी जो आइडियोलॉजी है, मध्यकाल की विचारधारा है, उसमें ऊल जलूल कल्पनाएं बहुत हैं। मार्क्सवाद इस अर्थ में विचारधारा है कि वह इन ऊल जलूल कल्पनाओं से हमें मुक्त करता है और वह विज्ञान की तरफ ले जाता है। और इसी प्रसंग में मार्क्स ने इस बात को इनकार किया कि वह एक विचारधारा है। उन्होंने कहा विचारधारा का अंतिम विचारक दार्शनिक हेगेल था। हेगेल के लेखन के साथ ही विचारधारा का अंत हो चुका है। मार्क्स अपने को हेगेल के इस पॉइंट से अलगाते हैं, और यही वो जगह है जहां से कि वे इस बात की शुरुआत करते हैं कि जो नया युग है वह ऊल जलूल कल्पनाओं का युग नहीं है, बल्कि वह यथार्थ केंद्रित कल्पनाओं का युग है। तो नए युग में वे कल्पनाएं दोबारा साकार करना संभव नहीं है जो मध्यकाल में आपने साकार की थी। मसलन आप आधुनिक काल में एपिक नहीं लिख सकते, वो मध्यकाल में ही लिखे जा सकते थे। आप मध्यकाल में ही उस तरह की प्रबंध काव्य, गद्य काव्य, जो भी लिखना चाहे आप लिख सकते थे, लेकिन आधुनिक काल में नहीं लिख सकते, क्योंकि वैसी उल जलूल कल्पनाएं आधुनिक काल में संभव नहीं है। क्योंकि एक चीज घट चुकी थी जिसने कि पूरी दुनिया को बदला, वह था नेचुरल साइंस। प्रकृति विज्ञान के उद्भव और विकास ने विभिन्न किस्म की वैज्ञानिक खोजों को जन्म दिया और उसने हमारी चेतना को प्रभावित किया और बदला। और मार्क्स ने इसी प्रसंग में कहा कि मुझसे पहले भी अनेक लोगों ने समाजवाद की तो बात की है, मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने समाजवाद की बात की है। मैं समाजवाद की बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करता हूं, वैज्ञानिक समाजवाद की बात करता हूं। इसलिए मार्क्स एंगल्स के बारे में बात जब की जाती है तो हमें यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि मार्क्स एंगल्स समाजवाद की बात नहीं करते, वे वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं। मार्क्स एंगल्स जो है वो दृष्टिकोण की बात नहीं करते, बल्कि वे विश्व दृष्टिकोण की बात करते हैं। मार्क्स एंगल्स के यहां जो आलोचना है और आलोचना का जो काम है, लक्ष्य है, प्रयोजन है, पहले आलोचना का प्रयोजन क्या था? मनोरंजन करना, व्याख्या करना,
लेकिन अब आलोचना का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन करना, और यही वह जगह है जहां से कि मार्क्सवादी आलोचना अपने नए दायरे खोलती है। फिलहाल इतना ही। अब जो बातचीत में सवाल आएंगे उन पे हम लोग बातचीत करेंगे। हमारे प्रबुद्ध विभागीय मित्र जो सर से बात करते हैं,